दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। मुल्ला नसरुद्दीन का दूर का चचेरा भाई। दोस्तों, खुरदरे चेहरे वाले नौकर ने अपने घोड़े का रुख गली की ओर किया, फिर पलटकर नसरुद्दीन से बोला, अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ। तुम मुझे मिले ही नहीं, न जाने तुम्हें जमी खा गई या आसमान निगल गया। वैसे आज हमने बड़े सवाब का काम किया है। हाँ मेरे मेहरबान भले और वफादार नौकर, तुम्हें सचमुच अपने मालिक की रूह की कितनी चिंता है। तुम एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन की टक्कर के हो जाओगे। मुल्ला नसरुद्दीन का नाम सुनते ही नौकर के कान खड़े हो गए। उसकी आंखें चमकने लगीं। वह घोड़े की लगाम खींचकर तेजी से नसरुद्दीन के करीब आया और बोला, तुम उसे कैसे जानते हो? जानता कहाँ हूँ, यूं ही उसका जिक्र सुना था, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, और दिल ही दिल में यह भी सोचा कि यह खुरदरा इतना सीधा नहीं है। वह उसके कुछ और करीब आ गया और बोला, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? जरूर तुम उसके परिवार के किसी आदमी से परिचित हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो उसका सिर्फ नाम ही सुना है, बाकी उसके घर के किसी सदस्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन ने सहज भाव से कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ, किसी पे जाहिर न करना, मैं उसका दूर का चचेरा भाई हूँ। हम दोनों बचपन में साथ साथ ही रहते थे। नसरुद्दीन अच्छी तरह समझ गया कि वह जासूस है, अतः वह चुप रहा। खुरदरे की बात सुनकर उसने उसे गहरी नजरों से देखा जरूर, मगर किसी किस्म की कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। वह पुनः बोला, इस जालिम अमीर ने उसके वालिद, दो भाइयों और दो चाचाओं को बड़ी बुरी मौत मरने पर मजबूर किया था। कैदखाने में उन पर बड़े जुल्म ढाए गए थे। इस दफा भी नसरुद्दीन चुप रहा। अमीर के सभी मंत्री पागल और सिरफिरे हैं। वह फिर बोला, उस नेक इंसान के पीछे पड़े हैं जो सबका भला चाहता है। नौकर की आंखों में लालच की चमक थी। उसका काम ही यह था कि धर्म की खिलाफत और तख्त से बगावत करने वाली विचारधारा के लोगों को वह गिरफ्तार हो जाओ और अच्छा नाम खींचो। तुम नसरुद्दीन के विषय में कुछ बोलो मेरे भाई। मैं उससे मिलने के लिए, उसके हालात जानने के लिए बेकरार हूं। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ने तो जैसे होंठ सी लिए थे। अपने अमीर के विषय में मैं क्या कहूं, एक तीर उसने और छोड़ा, पक्के उल्लू हैं। यह भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह का वजूद है ही। मुल्ला का दिल चाहा कि उसे एक करारा जवाब दे, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। अब खुरदरा नौकर बिल्कुल हताश हो गया। अपनी कोई तरकीब कारगर न होते देख उसे गुस्सा आ गया। उसने न जाने किसको भद्दी से सी गाली दी, फिर घोड़े को ऐड लगाकर लगभग छलांगे लगाता हुआ गली से पार हो गया। वातावरण में एक बार फिर खामोशी छा गई। घोड़े की टापों से उड़ी गर्द ही वातावरण में दिखाई दे रही थी। उसके जाने के बाद नसरुद्दीन मुस्कराया, तो मेरे संबंधी अभी भी जिंदा हैं। उस बुजुर्गवार ने ठीक ही कहा था, यहाँ तो कदम कदम पर जासूस भरे पड़े हैं। मुल्ला जी, जैसे अपने आप से ही उसने कहा, बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। पुरानी कहावत है कि कसूरवार की जुबान सिर के साथ ही कलम की जाती है। और फिर उस दिन मुल्ला बेवजह शहर की सड़कों की खाक छानता रहा। वह कभी खुरदरे नौकर को कोसता कि कमबख्त बेवजह आधी रकम ले मरा, तो कभी कर अफसर और रईस के बीच दाढ़ी नोच लड़ाई की याद करके मुस्करा उठता। अपने गधे पर सवार मुल्ला नसरुद्दीन चला जा रहा था। कहाँ जा रहा था, यह उसे खुद पता नहीं था। वह तो गधे की पीठ पर बैठा ख्याली पुलाव पका रहा था। मैं 4 दुकानें खरीदूंगा, एक कुम्हार की, एक जीनसाज की, एक दर्जी की और एक मोची की। हर दुकान में 2 कारीगर रखूंगा, बस। अपना काम तो सिर्फ पैसा बटोरना, बस। फिर साल 2 साल में ही रईस बन जाऊंगा। मकान, हाँ मकान भी तो खरीदूंगा। हाँ, उसमें एक बात भी होगा,
बाग में फव्वारे होंगे, पेड़ होंगे, पौधे होंगे, पेड़ों पर पिंजरे लटके होंगे जिनमें चिड़ियां चहचहा रही होंगी। शादी? अरे हाँ भाई, शादी भी करूंगा। ज्यादा नहीं, बस 2 शादियां करूंगा। हर बीवी से 3 या 4 लड़के होंगे। वाह, मजा आ जाएगा। फिर उनकी शादियां। अपने ही विचारों में गुम मुल्ला नसरुद्दीन को दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। उसका गधा किस ओर जा रहा था, इसका भी उसे कोई इल्म नहीं था। वह तो बस अपने ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था। उसका गधा भी मालिक को लापरवाह जानकर अपनी बदकारी पर उतर आया था। सामने ही एक छोटी सी खाई पर पुल बना था, मगर वह शैतान पुल पर न जाकर दाईं ओर मुड़ गया। उसका इरादा छलांग लगाकर खाई पार करने का था, और ऐसा ही उसने किया भी। उसने अपनी चाल तेज की और दौड़कर छलांग लगा दी। उधर मुल्ला नसरुद्दीन अपने लड़कों के ख्याल में उलझा हुआ था। जब लड़के बड़े हो जाएंगे तो मैं उन्हें बुलाकर, अरे ये मैं हवा में क्यों उड़ा जा रहा हूं, या खुदा, मेरे शरीर में पंख लग गए हैं क्या? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इसका एहसास उसे तब हुआ जब वह बंदूक की गोली की भांति धरती पर आकर गिरा। उसके हलक से एक तेज चीख निकल पड़ी। उसकी आंखों के सामने सितारे से घिरकर रह गए। जल्दी ही उसे वास्तविकता का एहसास हो गया। और फिर धूल और गर्द से भरा कराहता हुआ जब वह उठा तो उसका गधा दोस्ताना अंदाज में कान हिलाता हुआ उसके करीब आकर खड़ा हो गया। दुनिया भर की मासूमियत उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसने कुछ ऐसे अंदाज में आंखें मिचमिचाई मानो अपने मालिक से कहना चाहता हो कि आओ मेरे आका, फिर से मेरी पीठ पर बैठो। अबे नमकहराम, गुस्ताख, मेरे बाप दादाओं के नामालूम किन गुनाहों की सजा के रूप में इस जन्म में तेरा मेरा साथ बना है। या मेरे खुदा, इस लकड़बग्घे, न जाने मुल्ला नसरुद्दीन उसे अभी कितनी गालियां और देता कि तभी उसकी नजर वहीं एक टूटी हुई दीवार के पास बैठे कुछ लोगों पर पड़ी और वह खामोश हो गया। दोस्तों, वह चला गया, मगर सभी के ज़हन में एक सवाल छोड़ गया, कौन था नेकी का यह फरिश्ता? तभी अपनी बुद्धि की पहुंच पर गर्वसा करता हुआ दाढ़ी वाला संतराश बोला, सारी दुनिया में बस एक ही आदमी ऐसा है जो यह काम कर सकता है। खुदा की कसम, इस दुनिया में एक ही शख्स ऐसा है जो इस तरह की बात कह सकता है। सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसकी रूह की रोशनी और गर्मी से गरीब गुरबा और सताए हुए लोगों को राहत मिल सकती है, और वह नेक इंसान है, हमारा न। खबरदार, खबरदार। उसकी बात पूरी होने से पहले ही दूसरा आदमी हौले से गुर्राया, अपनी जुबान बंद रखो। क्या तुम्हें इल्म नहीं कि दीवारों के भी कान होते हैं? ये पत्थर बेजुबान जरूर हैं, मगर इनकी भी आंखें होती हैं। मत भूलो कि तुम्हारी जुबान से उसका नाम निकलते ही सैकड़ों कुत्ते उसकी तलाश में पूरा बुखारा सूंघते सूंघते आखिर उसे खोज ही लेंगे। सच कहते हो तुम, बूढ़ा बोला। हमें अपना मुंह बंद रखना चाहिए, क्योंकि यह वक्त तो ऐसा है मानो वह तलवार की धार पर चल रहा हो और मामूली सा धक्का भी उसके लिए खतरनाक हो सकता है। खुदा के भेजे उस नेक फरिश्ते की बाबत हमें जुबान बंद रखनी ही चाहिए। बीमार बच्चे वाली औरत बोली, मैं भी खामोश रहूंगी, चाहे मुझे मौत ही क्यों न आ जाए, मगर मैं उसका नाम अपनी जुबान पर न आने दूंगी। मैं ऐसी कोई भूल कभी नहीं करूंगी जिसकी वजह से फांसी का फंदा उसके गले में पड़े। दूसरी औरत ने भी कुछ ऐसा ही कॉल किया। सभी इस तरह के कॉल कर रहे थे, मगर संतराश, वह बेचारा बड़ा परेशान सा दिखाई दे रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वह कसाई या भैंसे का उबला गोश्त बेचने वाला नहीं था तो भला कुत्ते सूंघ सूंघ कर उसे कैसे खोज सकते हैं। यदि वह मुसाफिर कोई नट था और रस्सी और तलवार पर चलता था तो जोर से उसका नाम लेने में क्या हर्ज है। यह औरत उस नेक इंसान को उसके पेशे के लिए रस्सी देने के बजाय मरने की बात क्यों रह रही है?
वह बड़े असमंजस में पड़ गया। फिर उसने जोर से नथुने फड़फड़ाए और एक गहरी सांस ली। उसने सोच लिया कि उस विषय में वह ज्यादा नहीं सोचेगा, मगर फिर भी एक सवाल था जो उसके ज़हन से नहीं निकल पा रहा था, और वह था, आखिर कौन? मुल्ला ने कसम खाई। मुल्ला नसरुद्दीन हालांकि उन लोगों से काफी दूर आ चुका था, मगर अभी भी उसकी आंखों के सामने और किसी सूदखोर के सताए उन गरीब लोगों के चेहरे थिरक रहे थे। उस बीमार बच्चे के सूखे गाल व होंठ तथा हड्डियों के ढांचे जैसा शरीर पुर्जा पुर्जा होकर उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसके सामने घर से निकाल दिए गए उस बूढ़े का चेहरा थिरकने लगता था, और फिर बारी बारी से उन सभी के चेहरे उसकी आंखों के सामने आकर एक दूसरे में गुड़मुड़ होते रहे। फिर ऐसा हुआ कि एकाएक ही मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। वह अधिक देर तक गधे की पीठ पर बैठा न रह सका। कूदकर वह नीचे उतरा और गधे की लगाम पकड़कर उसके साथ साथ चलने लगा। फिर ऐसा हुआ कि उसकी चमकदार आंखें नफरत और क्रोध से सुलगने लगीं। उसने गुस्से से रास्ते में पड़े एक पत्थर पर जबरदस्त ठोकर मारी, मानो वह पत्थर न होकर गरीबों को सताने वाला अनजान सूदखोर हो जिसे मुल्ला नसरुद्दीन ने नफरत से ठोकर मारी हो। फिर रास्ते में आने वाले हर पत्थर को वह ठोकरों से उड़ाने लगा और साथ ही साथ कहता जा रहा था, ठहर सूदखोरों के सरदार, ठहर, मैं देखूंगा तुझे। एक न एक दिन तेरी मेरी मुलाकात जरूर होगी, और उस दिन तेरी शामत आ जाएगी और तू। फिर एक बड़े पत्थर पर उसने इतने जोर से ठोकर मारी कि वह लुढ़कता हुआ गंदे पानी के एक खड्डे में जा गिरा। नालायक अमीर, शैतान अमीर, अब तू भी कांपेगा, थर्राएगा, क्योंकि मैं बुखारा आ पहुंचा हूँ, मक्कार और शैतान जाको। तुमने आवाम का बड़ा खून चूसा है, लालची और घिनौने लकड़बग्घो। इस आवाम पर जितने सितम तुमने ढाए थे ढा लिए, मगर अब यह सब नहीं चलेगा। उसने फिर एक पत्थर पर ठोकर मारी और क्रोध से बोला, तू सूदखोर जाफर, हमारी हालांकि आमने सामने अभी मुलाकात नहीं हुई है, मगर जल्दी ही होगी। मैं तुझसे आवाम पर किए गए एक एक जुल्मो सितम का बदला लूंगा, मैं कसम खाता हूँ बदला लूंगा, कहकर उसने फिर एक पत्थर पर ठोकर मारी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कारनामों की चर्च। जब मुल्ला बाजार में पहुंचा तो वहां काफी चहल पहल थी। आसमान में शाम की सुरमई चादर तन गई थी। वातावरण में ठंडक का एहसास होने लगा था। चाय की दुकानों पर बैठे लोग भट्टियों के करीब सरक गए थे ताकि बदन में गर्मी बनी रहे। दुकानों पर रोशनियां हो गई थीं। ऊंटों के काफिले बाजार में आ रहे थे, क्योंकि कल सुबह बड़े बाजार का दिन था। दूरपास के व्यापारी वहां पहुंच रहे थे। इनमें हिंदुस्तान, ईरान, अरब, मिस्र और बहरीन के व्यापारी थे। मुल्ला नसरुद्दीन एक चाय की दुकान पर पहुंचकर बोला, मेरे पास अपने और अपने गधे के लिए सिर्फ आधा ही लंका है। आधे तंके में तो तुम यहाँ सिर्फ रात गुजार सकते हो। चाय वाले ने कहा, तुम्हें सोने के लिए कंबल भी नहीं मिल सकेगा। फिर अपना यह गधा मुझे कहाँ बांधना होगा? मैं मुल्ला नसरुद्दीन ने इधर उधर देखा। चायखाने की बरसाती में बाहर की ओर एक खूंटा उसे दिखाई दिया। उसने अपना गधा उसी खूंटे से बांध दिया और चाय की दुकान में जाकर एक गद्दे पर लेट गया। वह अपने आप को काफी भला गधे के बारे में सिरदर्द क्यों मोल लेने लगा। थका हुआ सा महसूस कर रहा था। थकावट के कारण उसकी आंखें मूंदी जा रही थीं। उसने आहिस्ता से आंखें मूंद लीं और सोने की कोशिश करने लगा। मगर तभी 8-10 लोग चायखाने में आए। उन्होंने अपने अपने गद्दे संभाले और चाय के ऑर्डर देकर तकियों पर अधलेटे से बैठ गए। वे दूर देश के व्यापारी थे। उनमें से एक बोला, हाँ तो अब सुनाओ, मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में क्या कह रहे थे तुम? अरे भाई, अपने ख्वाजा नसरुद्दीन के कारनामे तो इतने हैं कि कई रातें गुजर जाएं पर उनके कारनामे खत्म न हों। किस्सा बगदाद का है जी।
उन दिनों मैं भी बगदाद में ही था। हुआ क्या कि मुल्ला जी बगदाद के बाजार से गुजर रहे थे। ठीक तभी मुझे एक सराय में शोरगुल सुनाई दिया और फिर उसकी आंखों के सामने बगदाद में घटी उस दिन की घटना थिरकती चली गई। दोस्तों, एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन एक मौलवी के बगीचे के सामने से गुजर रहा था। मौलवी साहब एक बोरे में कद्दू भर रहे थे। मौलवी हालांकि पूरा बोरा भर चुके थे, मगर लालच के मारे उन्होंने उसमें और अधिक, यूं कहा जाए कि ठूस ठूस कर कट्टू भर लिए। ढोने की बात तो कौन कहे, अब तो वह बोरा उनसे उठाया तक नहीं गया। आठ बगीचे के गेट पर खड़े खड़े वे सोच रहे थे कि क्या करें। कट्टू कम करते हुए उनका जी कट रहा था और इतना वजन उठाना उनके फरिश्तों के भी वश में नहीं था। तभी मुल्ला नसरुद्दीन उधर से गुजरा। उसे देखकर मौलवी साहब बहुत खुश हुए और उसे संबोधित किया, सुनो बेटे। मुल्ला ठिठके, आदाब बजा लाता हूँ मौलवी साहब। खुदा सलामत रखे, आवाज में मिस्री सी घोलकर वे बोले, बेटे क्या तुम मेरा यह बोरा मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मुल्ला नसरुद्दीन के पास उस समय पैसा नहीं था। आठ वह बोझा उठाने के लिए सहमत हो गया और पूछा, यह बोरा ले जाने के लिए आप मुझे कितना पैसा देंगे? लालची मौलवी उसे भला क्या देते, बोले, पैसे की बात मत करो मेरे बेटे, हम तो अल्लाह वाले हैं, हमें भला पैसे से क्या लेना देना, हमसे तो कोई इल्म ले लो, ज्ञान ले लो। जब तुम मेरा बोरा उठाकर चलोगे तो रास्ते में मजहब से ताल्लुक रखती ज्ञान की 3 ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर तुम उन पर अमल करोगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से लबरेज हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि चलो धर्म ज्ञान की बातों की ही जानकारी हासिल कर ली जाए, आखिर यह भी कभी न भी काम ही आएगी। ठीक है बुजुर्गवार, मुझे मंजूर है, कहकर उसने बोरा उठा लिया और चल दिया। मौलवी साहब की आंखें चमकने लगीं और अपनी बुद्धि पर उन्हें रस खो उठा कि कैसा बेवकूफ बनाया इस नौजवान को। जिस रास्ते से होकर वे गुजर रहे थे वह काफी ऊंचा था। उसके एक ओर गारा और कीचड़ था। मुल्ला नसरुद्दीन थोड़ा सुस्ताने के लिए रुक गया। कहीं मुल्ला नसरुद्दीन का इरादा ही न बदल जाए, यह सोचकर मौलवी साहब बड़े ही आत्मविश्वास और रहस्याना अंदाज में बोले, सुनो नौजवान, अब मैं तुम्हें धर्म ज्ञान की बात बताता हूँ। देखो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनन, क्योंकि यह बात बड़े कांटे की है। जब से ये कायनात बनी है तब से आज तक इससे बड़ी कोई बात हुई ही नहीं। अगर तुम इन लफ्जों लफ का मतलब समझ लोगे तो यह उन अलिफ लाम मीम हरफों का हकीकी आशय समझने के बराबर होगा जिनसे हजरत मोहम्मद ने कुरान का दूसरा अध्याय शुरू किया था। उत्सुकता से मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है मेरे आदरणीय बुजुर्गवार? सुनो, ध्यान देकर सुनो। अगर कोई तुझसे कहे कि सवारी करने से पैदल चलना अधिक बेहतर है तो उसकी बात पर हरगिज भी भरोसा न करना मेरे बेटे। मेरी यह बात याद रखने के काबिल है, हर समय गौर करने के काबिल है, तभी तुम इन शब्दों में छिपे धर्मज्ञान के रहस्य को समझ सकोगे। मुल्ला नसरुद्दीन की उल्लू जैसी गोल गोल आंखें मौलवी के चेहरे पर जम गईं और स्वीकारने वाले अंदाज में जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगा। वह मौलवी के चेहरे पर ढकी छिपी मक्कारी उसकी पैनी नजरों से बच न सकी थी। लेकिन बेटे, मौलवी साहब पुनः बोले, यह बात जो मैंने तुम्हें बताई है यह उस बात के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें करीब 2 फरलांग की दूरी पर दिखाई दे रहे एक पेड़ की ओर इशारा करके वे बोले, उस दरख्त के नीचे जाकर बताऊंगा। अच्छा, खुश होकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, तब तो मुझे उस दरख्त के नीचे शीघ्र ही पहुंचना चाहिए। कहकर उसने कद्दुओं का बोरा उठाया और चल दिया। हालांकि वह पसीने से तरबतर था, मगर देखना चाहता था कि यह मौलवी उसे किस हद तक बेवकूफ समझता है। शीघ्र ही वह उस दरख्त के नीचे पहुंच गया और तब मौलवी बोला, बेटे, धर्मज्ञान की इस दूसरी बात में पूरा कुरान शरीफ, आधी शरीयत और चौथाई हकीकत भरी पड़ी है।
इस बात को समझ लेने वाला कभी भलाई के रास्ते से नहीं डिगेगा, वह हमेशा सच्चाई और नेकनीति के रास्ते पर चलेगा। ऐ मेरे बेटे, इस अक्लमंदी की बात को समझने की कोशिश कर। यह तेरी खुशनसीबी है कि बिना कुछ खर्च किए तुझे यह बात पता चल रही है। धर्म ज्ञान की वो दूसरी बात यह है कि यदि कोई तुझसे कहे कि गरीब आदमी की जिंदगी अमीर आदमी के मुकाबले कहीं बेहतर है, तो इस बात पर हरगिज हरगिज विश्वास न करना। वाकई मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर गर्दन हिलाई। लेकिन यह दूसरी बात उस तीसरी बात के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उसकी तेज चमक सूरज की रोशनी की तरह है। उसकी गहराई यानी उसके अर्थ की मिसाल सिर्फ समुद्र की गहराई से दी जा सकती है। और वह तीसरी बात आप मुझे अपने घर चलकर बताएंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरी दो बातों ने ही तुम्हें कितना जहीन बना दिया है। मौलवी साहब खुश होकर बोले, अब जल्दी चलो मेरे बेटे, बहुत आराम कर लिया। ठहरिए मौलवी साहब। मुल्ला नसरुद्दीन बड़े शांत किंतु रहस्यपूर्ण लहजे में बोला, आपकी वह तीसरी बात जो आप मुझे अपने घर चलकर बताने वाले हैं, वह मुझे अभी पता चल चुकी है। आप अपने घर पहुंचकर बताएंगे कि समझदार आदमी बेवकूफ आदमी को बिना कोई पैसा दिए कदुओं का बोझ उठवा सकता है। यह सुनते ही मौलवी साहब आश्चर्यचकित रह गए। उनसे कुछ कहते नहीं बना। हक्के बक्के से वह मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा देखते रह गए। अपने घर पहुंचकर वह वाकई यही सब कहने वाले थे। अब मुल्ला नसरुद्दीन बड़ी शांति और सबसे बोला, एक बात धर्म ज्ञान की आप मुझसे भी सुनिए। मेरी एक ही बात आपकी तीनों बातों पर हावी है। मैं पाक पैगंबर की कसम खाकर कहता हूं कि मेरी धर्म ज्ञान की बात इतनी आशयपूर्ण तथा चकाचौंध कर देने वाली है कि इसमें कुरान, शरीयत, तरीकत व अन्य किताबों सहित इस्लाम, बौद्ध, फलसफा, ईसाई और यहूदी धर्मों की सभी बातें सम्मिलित हैं। मुल्ला जी, मुझे सच्चाई और ईमान की तहजीब देने वाले मेरे उस्ताद जी, इस बात से अधिक जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, कोई धर्म ज्ञान की बात कभी हुई ही नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन बोल रहा था और मौलवी साहब बगुले की भांति उसका चेहरा देख रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन पुनः बोला, हाँ, एक बात और। मेरी बात को सुनने से पहले आप अपने आप को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह बात इतनी भव्य और आश्चर्य में डाल देने वाली है कि इससे किसी भी इंसान का दिमाग फिर सकता है। मौलवी साहब, अपने दिलो दिमाग को खासा मजबूत कर लीजिए और सुनिए। अगर आपसे कोई कहे कि ये कट्टू फूटे नहीं हैं, तो उसके मुंह पर थूक दीजिएगा। उसकी बात को खालिस झूठ मानिएगा और उसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दीजिएगा। यह कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने कद्दुओं का बोरा उठाया और करीब ही एक सूखे गड्ढे में फेंक दिया। कद्दू बोरे से निकलकर पत्थरों से टकराट कराकर चकनाचूर हो गए। मौलवी साहब हाय हाय करते रह गए। दोनों हाथ उठाकर बोले, हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, कहकर वह कभी अपने बाल नोचते, कभी छाती पीटते। मुल्ला नसरुद्दीन से वह लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि शरीर में इतनी जान ही नहीं थी। आंथ छाती पीटने और दाढ़ी नोचने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। फिर चलते चलते मुल्ला नसरुद्दीन बोला, मौलवी साहब, खुद देख लीजिए कि जो बात मैंने बताई उसमें कितनी सच्चाई है। मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि धर्म ज्ञान की मेरी बात सुनकर आप पागल भी हो सकते हैं। खैर, अब आप खुद अपनी हरकतें देख लें। यह सुनकर वहां बैठे लोग ठठाकर हंस पड़े। उधर चायखाना भी ठहाकों से गूंज उठा। अरे, इन्होंने तो इस घटना की भी जानकारी हासिल कर ली। मगर कैसे? उस समय तो उस सड़क पर केवल दो ही व्यक्ति थे, एक मैं और दूसरा मौलवी। मैंने इस घटना का जिक्र भी किसी से किया नहीं।
हो सकता है कि मौलवी ने ही इस घटना का जिक्र किसी से किया हो, या हो सकता है कि बाद में उसे इस बात का इल्म हो गया हो कि उसके कद्दू किसने ढोए थे। इधर मुल्ला नसरुद्दीन यह सब सोच रहा था और उधर एक अन्य व्यक्ति ने उसकी एक और दास्तान सुनानी शुरू कर दी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मुल्ला नसरुद्दीन और गांव की पंचायत। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। यह गांव बहुत शांत और खुशहाल था, लेकिन वहां के लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे। हर व्यक्ति अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता और गांव में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, फिर भी लोग हर बात को लेकर तनाव में रहते थे। गांव के लोग परेशान थे कि कोई समाधान नहीं निकलता था। तभी गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि अब इस स्थिति को हल करने के लिए पंचायत बुलाई जाएगी। इस पंचायत में मुल्ला नसरुद्दीन को भी बुलाया गया, क्योंकि उनके फैसले हमेशा मजेदार और सटीक होते थे। मुल्ला को हमेशा बड़े मुद्दों को हल करने में मजा आता था और उनकी समझदारी के सभी कायल थे। सभी लोग पंचायत के लिए इकट्ठा हुए। गांव के मुखिया ने कहा, हमें किसी एक फैसले पर पहुंचने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन की मदद चाहिए। अगर मुल्ला किसी चीज को सही मानते हैं तो हम सभी वही करेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने यह सुना और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आप लोग मेरे फैसले पर भरोसा करते हैं तो मुझे पूरी बात बताइए। गांव वाले एक एक करके अपनी समस्याएं बताने लगे। सबसे पहले गांव के एक किसान ने कहा, मुल्ला, मेरे पास एक बहुत बड़ी जमीन है। मेरी जमीन का एक हिस्सा मेरे पड़ोसी ने बिना पूछे ले लिया है। अब वह मुझे कहता है कि यह उसका हिस्सा है। मैं जानता हूं कि यह हिस्सा मेरा है, लेकिन वह इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या मुझे इसके लिए अदालत में जाना चाहिए? मुल्ला नसरुद्दीन ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर कहा, तुम पहले अपने पड़ोसी से शांति से बात करो। अगर वह मान जाए तो ठीक है, लेकिन अगर वह न माने तो मेरे पास एक तरीका है जिससे हम दोनों को सही समाधान मिल सकता है। किसान ने कहा, आपका तरीका क्या है मुल्ला? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, तुम अपनी जमीन के उस हिस्से को उसे दे दो और जब वह उस पर काम करने लगे तब तुम उस हिस्से की फसल पर अपने अधिकार का दावा कर सकते हो। यह तरीका उसे चुप करा देगा। किसान ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुल्ला, यह एक अच्छा तरीका है, मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद गांव की एक महिला खड़ी हुई और कहने लगी, मुल्ला, मेरे बेटे ने घर में मुझसे झगड़ा किया है। वह कहता है कि मुझे उसकी बातों का पालन करना चाहिए, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूं। अब वह घर छोड़कर जाने की धमकी दे रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे भी शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, तुम्हें अपने बेटे के साथ स्नेह से बात करनी चाहिए। एक माँ के लिए यह मुश्किल होता है, लेकिन जब तुम उसे समझाओगी तो वह तुम्हारी बात मानेगा। यदि वह नहीं मानता तो उसे कुछ समय के लिए अपने रास्ते पर चलने देना, परंतु अगर वह सच में तुमसे प्यार करता है तो वह खुद वापस आएगा। महिला ने कहा, आप सही कह रहे हैं मुल्ला, मैं कोशिश करूंगी। अब गांव का सबसे बड़ा व्यापारी खड़ा हुआ और कहा, मुल्ला, मैंने अपने साथी व्यापारी से व्यापार करने के लिए बहुत सारा पैसा उधार लिया था। अब वह कहता है कि मैंने पैसा वापस नहीं किया है और वह मुझे अदालत में ले जाने की धमकी दे रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे भी सुना और फिर गंभीरता से कहा, अगर तुमने उधार लिया है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे समय पर चुकता करो। लेकिन अगर तुम सच में नहीं चुका सकते तो तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए और कहो कि तुम जितना भी दे सकते हो उतना ही देंगे। व्यापार में कभी भी कोई बात अकेले नहीं होती, यह दोनों पक्षों का मामला होता है।
व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा, मुल्ला, आप सच कह रहे हैं। मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। अब सब लोग सोच रहे थे कि मुल्ला नसरुद्दीन का हर जवाब कितना सही था। वे समझ गए थे कि सिर्फ अपनी ही बात नहीं, बल्कि दूसरों की भी बात समझनी चाहिए। पंचायत का काम खत्म हुआ और सब लोग अपने अपने घर लौटने लगे, लेकिन उनकी आंखों में एक नया विश्वास था कि अगर सब लोग मिलकर किसी समस्या का हल सोचें, तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। मुल्ला नसरुद्दीन ने उन सभी को समझाया कि हमारी सोच और हमारे नजरिए में बदलाव ही हमारी समस्याओं का समाधान है। हर स्थिति में समझदारी से काम लेने से ही सच्चा न्याय मिलता है। गांव में कुछ महीनों बाद सब लोग शांति से रहने लगे। उनकी समस्याएं धीरे धीरे सुलझने लगीं और गांव का माहौल पहले से ज्यादा अच्छा हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन अपने तरीके से सभी को सिखाने में सफल हो गए थे। इस लंबी कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी समस्याओं को शांति से और समझदारी से हल करें, तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं रहती। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह बहुत घमंडी था और हर किसी को अपनी दौलत दिखाने का शौक था। उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, जो भी मेरी शर्त को पूरा करेगा, उसे मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। गांव वाले उत्सुक हो गए और शर्त के बारे में पूछने लगे। अमीर ने कहा, तुम में से कोई है जो सर्दियों की इस ठंड में पूरी रात बिना कपड़ों के गांव के तालाब में खड़ा रह सके? सभी गांव वाले डर गए। सर्दियों की रातें तो इतनी ठंडी थीं कि कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सका। तभी मुल्ला नसरुद्दीन आगे बढ़े और बोले, मैं ये शर्त पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर मैंने इसे पूरा किया तो तुम 100 सोने के सिक्के मुझे दोगे। अमीर ने हंसते हुए कहा, अगर तुम यह कर सको तो मैं तुम्हें 100 सिक्के देने को तैयार हूँ, लेकिन ध्यान रखना, तुम पूरे समय तालाब में रहोगे और तुम्हारे पास कोई आग या गर्म कपड़ा नहीं होगा। उस रात मुल्ला नसरुद्दीन तालाब में खड़े हो गए। ठंडी हवाएं और बर्फीली रात ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। गांव वाले भी दूर से देख रहे थे कि मुल्ला यह कैसे कर रहे हैं, लेकिन मुल्ला पूरे समय तालाब में खड़े रहे। अगली सुबह अमीर ने मुल्ला से पूछा, तुमने यह कैसे किया? इतनी ठंडी रात में बिना किसी सहारे के कैसे बच गए? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, दूर पहाड़ी पर एक घर की खिड़की में जलती हुई मोमबत्ती को देखते हुए मैंने रात बिताई। उस रोशनी ने मुझे ताकत दी। यह सुनकर अमीर ने चालाकी से कहा, ओह, तो तुमने उस मोमबत्ती की गर्मी ली। इसका मतलब है कि तुमने शर्त तोड़ी। मैं तुम्हें सिक्के नहीं दूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने कुछ नहीं कहा और गांव वालों के साथ घर लौट गए। अगले दिन मुल्ला ने अमीर को अपने घर खाने पर बुलाया। अमीर बड़े उत्साह के साथ मुल्ला के घर पहुंचा, लेकिन जब खाने का समय आया तो उसने देखा कि मुल्ला ने खाने के बर्तन आग से बहुत दूर लटका दिए थे और आग की छोटी सी लौ जल रही थी। अमीर ने हैरान होकर पूछा, यह क्या कर रहे हो मुल्ला? खाना इतनी दूर आग से कैसे पक सकता है? मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, अगर दूर जलती मोमबत्ती की गर्मी मुझे ठंड से बचा सकती है, तो यह आग का छोटा सा अंगारा भी खाना पका सकता है। अमीर समझ गया कि मुल्ला उसकी मूर्खता का मजाक उड़ा रहे हैं। उसने शर्मिंदा होकर मुल्ला को 100 सोने के सिक्के दिए और गांव से चुपचाप चला गया। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और तर्क का इस्तेमाल करके किसी भी स्थिति का सामना किया जा सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अमीर को सबक सिखाया, बल्कि गांव वालों को यह भी दिखाया कि सत्य और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। गांव के लोग मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई पर हंसते हंसते ताली बजाने लगे।
अमीर का घमंड टूट चुका था और मुल्ला नसरुद्दीन अपनी मासूम मुस्कान के साथ आगे बढ़ गए। इस तरह मुल्ला ने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से न केवल 100 सोने के सिक्के जीते। मुल्ला नसरुद्दीन और सम्राट का परीक्षण। बहुत समय पहले की बात है, एक सम्राट अपने राज्य के लोगों से बहुत परेशान था। वह हमेशा सोचता था कि कैसे अपने राज्य के नागरिकों को खुश रखा जाए और उनके समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन एक समस्या थी, सम्राट के पास कोई सच्चा सलाहकार नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लूं जो मुझे सही मार्गदर्शन दे सके, तो मैं अपने राज्य को सही दिशा में ले जा सकता हूं। सम्राट ने अपने दरबार में ऐलान किया कि वह एक सच्चे और बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश में है, जो उसे सही सलाह दे सके। उसके दरबारियों ने कई नाम सुझाए, लेकिन सम्राट को किसी भी व्यक्ति में सच्ची समझ नहीं दिखाई दी। तभी एक दिन दरबार में एक आदमी आया। वह व्यक्ति था मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन को देखकर सम्राट ने सोचा, यह व्यक्ति तो बिल्कुल साधारण सा लगता है, यह क्या मुझे कोई ज्ञान दे सकता है। लेकिन फिर भी सम्राट ने मुल्ला को दरबार में बुलाया और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जो मुझे मेरी परेशानियों से छुटकारा दिला सके। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो किसी विशेष ज्ञान का दावा नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे अपनी समस्याएं बताएं तो मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। सम्राट को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने कहा, ठीक है, तो तुम मेरी समस्याएं सुनो। मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य के लोग खुश रहें और मेरे राज्य में कोई परेशानी न हो। लेकिन किसी भी प्रयास के बावजूद लोग मेरी नीतियों को नहीं मानते। क्या तुम मुझे ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे सब लोग खुश रहें और राज्य में शांति हो। मुल्ला नसरुद्दीन थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, सम्राट, आपकी समस्या बहुत साधारण है। आपको बस एक आसान काम करना है। आप अपने राज्य में एक बड़ा महल बनवाएं और फिर उस महल में हर एक व्यक्ति को बुलाकर उसे अपनी समस्याओं के बारे में बताने का मौका दें। हर व्यक्ति अपनी समस्या बताएगा और फिर आप उन समस्याओं का समाधान करेंगे। सम्राट को यह सुझाव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। तो उसने तुरंत अपने आदेश दिए और एक भव्य महल बनवाया, जिसमें हर एक नागरिक को अपनी समस्या सुनाने का अवसर दिया गया। कुछ दिन बाद गांव के लोग महल में एक एक करके आए और अपनी समस्याएं सुनाने लगे। किसी ने कहा, मुझे मेरे पड़ोसी से परेशानी है, वह मेरे खेतों में घुसकर पानी ले जाता है। दूसरे ने कहा, मेरे भाई ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। तीसरे ने कहा, मेरे घर में हर समय लड़ाई होती रहती है। और इस तरह सभी लोगों ने अपनी समस्याएं सुनाई। मुल्ला नसरुद्दीन ने सम्राट को बताया, अब आपको इन सभी समस्याओं का समाधान करना है। इन समस्याओं का हल आपके राज्य में शांति लाएगा। सम्राट को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सभी समस्याएं कितनी जटिल हैं, और वह परेशान हो गए। उन्होंने मुल्ला से पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, आपको बस एक बात समझनी होगी, लोग समस्याओं को बिना सोचे समझे बढ़ाते रहते हैं। वे यह नहीं जानते कि उनके पास जो भी है वह एक वरदान है। असल में शांति केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। सम्राट को यह बात समझ में आई और उसने महसूस किया कि लोगों की असल समस्याएं बाहरी नहीं, बल्कि उनके खुद के दिमाग में हैं। उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन का धन्यवाद किया और फिर अपने राज्य में एक नई नीति शुरू की, जिसमें लोगों को अपने अंदर की समस्याओं को सुलझाने की शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे राज्य में शांति आ गई। लोग अपनी समस्याओं का हल खुद ही निकालने लगे और सम्राट को समझ में आ गया कि सच्ची शांति बाहरी समाधान से नहीं, बल्कि लोगों के दिमागी दृष्टिकोण से आती है। मुल्ला नसरुद्दीन ने सम्राट से कहा, अब आप समझ गए न सम्राट?
सच्चा ज्ञान यह नहीं है कि हम कैसे दूसरों की मदद करें, बल्कि यह है कि हम खुद की मानसिक स्थिति को सही दिशा में कैसे बदलें। सम्राट मुस्कुराए और बोले, मुल्ला, तुम सच में एक बहुत बड़े ज्ञानी हो। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, सम्राट, कोई भी बड़ा ज्ञानी नहीं होता, बस जो चीज हम जानते हैं वह दूसरों के काम आती है। तुमने मेरी बात मानी, यही सबसे बड़ी जीत है। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन के बुद्धिमान सलाह ने सम्राट और उसके राज्य को शांति और समृद्धि की ओर बढ़ाया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि शांति केवल बाहरी कारणों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मुल्ला नसरुद्दीन और राजा का न्याय। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। एक दिन राजा ने आदेश दिया कि गांव के सभी प्रमुख लोग उसके दरबार में आकर अपनी समस्याएं और विचार प्रस्तुत करें। मुल्ला नसरुद्दीन भी उन प्रमुखों में शामिल थे। राजा का दरबार बहुत भव्य था और राजा एक विशाल सिंहासन पर बैठा था। सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और दरबार में सन्नाटा था। जब मुल्ला नसरुद्दीन की बारी आई तो वह शांति से दरबार में दाखिल हुए। राजा ने उनसे पूछा, मुल्ला, तुम कौन सी समस्या लेकर आए हो? क्या तुम कुछ विशेष जानना चाहते हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन मुझे आपके न्याय के बारे में कुछ जानना है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं कि तुम न्याय के बारे में जानना चाहते हो। बताओ, तुम्हें क्या समझना है? मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, महाराज, क्या आप कभी किसी को दोषी ठहराने से पहले उसकी पूरी कहानी सुनते हो? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे पहले पूरी कहानी सुननी चाहिए ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। मुल्ला नसरुद्दीन फिर बोले, तो क्या आप मुझे भी एक मौका देंगे अपनी कहानी सुनाने का? राजा ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, तुम अपनी कहानी सुनाओ मुल्ला। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहानी शुरू की। एक दिन मैंने एक अमीर व्यापारी से पूछा कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया। व्यापारी ने मुझे बताया कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत व्यापार किया है और अच्छे कामों से पैसा कमाया है, लेकिन वह दिन भर मेहनत करने के बावजूद आराम से सोता था। राजा ने कहा, तो फिर? मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैंने सोचा कि यह व्यापारी बड़ा ज्ञानी है और वह सच्चा है। मैंने उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। मैंने एक गरीब आदमी को भेजा और कहा कि व्यापारी के घर में चोरी करो। राजा हैरान होते हुए बोले, तुमने ऐसा क्यों किया? मुल्ला नसरुद्दीन ने उत्तर दिया, ताकि मैं देख सकूं कि व्यापारी अपनी मेहनत के बारे में क्या करता है। क्या वह चोरी के बाद भी अपनी मेहनत और सच्चाई पर कायम रहेगा या फिर वह उसे नजरअंदाज कर देगा? राजा ने गुस्से में कहा, तुमने यह क्या किया मुल्ला? यह गलत था। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मैं सिर्फ एक कहानी सुना रहा था। राजा थोड़ी देर तक चुप रहे और फिर बोले, तुमने एक गंभीर सवाल उठाया है मुल्ला। शायद तुम सही हो, हमें किसी भी निर्णय से पहले पूरी कहानी सुननी चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, महाराज, हम में से कोई भी बिना पूरी जानकारी के किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। अगर हमें किसी पर न्याय करना है तो हमें उस व्यक्ति की पूरी कहानी जाननी चाहिए और हम उस व्यक्ति के बुरे या अच्छे कर्मों को समझकर ही फैसला करें। राजा ने सिर झुकाया और कहा, तुमने सच कहा मुल्ला। मुझे लगता है कि मैं अब और समझदारी से फैसले लूंगा। इस पर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, धन्यवाद महाराज, आपके न्याय की सच्चाई अब और भी मजबूत होगी, क्योंकि अब आप बिना किसी भेदभाव के और पूरी जानकारी लेकर निर्णय लेंगे। राजा ने मुस्कुराते हुए मुल्ला नसरुद्दीन का आभार व्यक्त किया और दरबार खत्म कर दिया। सिख
इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बिना पूरी जानकारी के किसी पर भी निर्णय नहीं करना चाहिए। हमें अपने फैसलों में पूरी जानकारी, समझ और निष्पक्षता रखनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के बाहर एक छोटे से पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी गांव के कुछ लोग आते हैं और उनमें से एक ने कहा, मुल्ला, गांव के हर आदमी को हम कुछ सिखाना चाहते हैं। क्या तुम हमें कुछ मदद कर सकते हो? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, बताओ क्या करना है। गांव वाले बोले, हम चाहते हैं कि तुम एक ऐसा तरीका बताओ जिससे हम सबको समझा सकें कि कौन सही है और कौन गलत, और हमें क्या करना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है, मैं एक अदालत लगाऊंगा। आप लोग अपनी समस्या लाकर मुझे सुनाओ और मैं फैसला करूंगा। गांव वाले खुशी से सहमत हो जाते हैं और अगले दिन सुबह एक बड़ी अदालत का आयोजन करते हैं। जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं, तो दोस्तों, अब हम सुनेंगे कि कौन क्या कहना चाहता है। पहले गांव का एक आदमी खड़ा होता है और कहता है, मुल्ला, मैं एक किसान हूं। मेरे खेतों में बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन मेरे पड़ोसी ने मेरी फसलें चुराई हैं। मुझे न्याय चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन ध्यान से उसकी बात सुनते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हारे पड़ोसी को बुलाएंगे और उससे सुनेंगे कि उसने यह क्यों किया। फिर गांव का दूसरा आदमी खड़ा होता है और कहता है, मुल्ला, मुझे भी न्याय चाहिए। मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब वह उसे बेचने की सोच रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा, हम इसे भी हल करेंगे। काफी देर तक लोग अपनी अपनी समस्याएं सुनाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन सबकी बातें ध्यान से सुनते हैं, लेकिन अब उनका ध्यान केवल एक ही चीज पर था, कैसे वह सभी मामलों का हल एक साथ निकालेंगे। अचानक मुल्ला ने सबको चुप रहने का इशारा किया और बोले, अब सब लोग ध्यान से सुने। सभी लोग चुप हो गए और मुल्ला नसरुद्दीन ने एक चुटकुला सुनाया। दो दोस्त जंगल में जा रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, अगर किसी जानवर से हमें खतरा हो तो तू क्या करेगा? दूसरा जवाब देता है, मैं तो बस दौड़ लूंगा। पहला कहता है, लेकिन तू दौड़ेगा तो जानवर तेरे पीछे पड़ेगा। दूसरा मुस्कुराता है और कहता है, मुझे तो बस इतना ही करना है कि मैं उस दोस्त से पहले दौड़ूंगा। सभी लोग हंसी में झूम उठे, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर गंभीर होकर कहा, याद रखो दोस्तों, कभी कभी हम अपनी परेशानियों का हल खुद नहीं देख पाते, क्योंकि हम दूसरों को दोष देते रहते हैं। असल में हमें अपने अंदर की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम ही हैं जो समस्याओं को बढ़ाते हैं। गांव वाले कुछ देर तक चुप रहे और फिर एक एक करके अपनी समस्याओं का हल खुद सोचने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने सबको समझाया कि समस्याओं को हल करने का तरीका सिर्फ दूसरों को दोष देने में नहीं है, बल्कि खुद की समझ में है। धीरे धीरे गांव में शांति आ गई और सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए वहां से चल दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि असली न्याय तो अपने दिल में ही होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हम अक्सर अपनी समस्याओं को दूसरों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल समाधान खुद के दृष्टिकोण में छिपा होता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मुल्ला नसरुद्दीन और उसके दो खास दोस्त। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन के दो दोस्त अली और करीम उसके पास आए। ये दोनों हमेशा छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। अली ने कहा, मुल्ला, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। करीम हमेशा कहता है कि वह मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन यह बात मुझे स्वीकार नहीं। तुम बताओ, कौन ज्यादा होशियार है? मुल्ला नसरुद्दीन ने दोनों को देखा और अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा,
बुद्धिमानी को मापने के लिए हमें एक परीक्षा करनी होगी। तुम दोनों तैयार हो? दोनों ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल। मुल्ला नसरुद्दीन ने उन्हें एक बड़े मैदान में बुलाया। वह 2 गधे लेकर आए और बोले, यह रहे गधे। अब मैं तुम दोनों को एक एक गधा देता हूं। जो अपने गधे को सबसे पहले नदी के उस पार ले जाएगा वही सबसे बुद्धिमान होगा। अली और करीम ने चुनौती स्वीकार की। दोनों गधों को देखकर अली और करीम ने सोचा कि यह तो आसान काम है। जैसे ही उन्होंने गधों को हाँकने की कोशिश की, गधे टस से मस नहीं हुए। अली ने गधे को खींचने की कोशिश की, लेकिन गधा और पीछे हट गया। करीम ने गधे को लुभाने के लिए घास का गुच्छा दिखाया, लेकिन गधा जिद्दी होकर बैठ गया। दोनों परेशान हो गए। घंटे बीत गए, लेकिन कोई भी गधा नदी के पास नहीं गया। अली ने गुस्से में कहा, मुल्ला, यह कैसा बेवकूफी भरा खेल है। ये गधे तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, अगर तुम खुद को बुद्धिमान मानते हो तो गधे को चलाने का कोई तरीका ढूंढो। जो गधा सबसे पहले चलेगा वही तुम्हारी समझदारी को साबित करेगा। करीम ने सोचा, मुल्ला खुद तो यहाँ बैठा है और हमें बेवकूफ बना रहा है। मैं भी कुछ करता हूँ। वह धीरे धीरे नदी के पास गया और अपने गधे को छोड़कर मुल्ला के गधे को खींचने लगा। मुल्ला ने यह देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अली ने भी यह चाल देखी और वह भी करीम के गधे को खींचने लगा। अब दोनों ने अपनी गधों को छोड़ दिया और दूसरों के गधे खींचने लगे। यह देखकर मुल्ला नसरुद्दीन जोर जोर से हंसने लगे। अली और करीम ने कहा, मुल्ला, तुम क्यों हंस रहे हो? बताओ कौन जीता? मुल्ला ने कहा, तुम दोनों हार गए। गधे तो वही हैं, लेकिन तुमने अपनी सारी ऊर्जा दूसरों के गधों को खींचने में बर्बाद कर दी। असली बुद्धिमानी दूसरों की कमजोरियों को ढूंढने में नहीं, बल्कि अपने गधे को चलाने में है। यह सुनकर अली और करीम शर्मिंदा हो गए। उन्होंने वादा किया कि अब से वे झगड़ा नहीं करेंगे और दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय अपनी गलतियों को सुधारेंगे। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की गलतियों पर। जो लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं वे ही असली बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन का यह किस्सा भी काफी मशहूर है। एक बार वह एक गांव में लगभग 6 महीने तक रहा। वह अपनी हाजिर जवाबी, कुशाग्र बुद्धि और हंसी मजाक के लिए काफी प्रसिद्ध हो गया था। यह आवाज सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन बुरी तरह चौंक पड़ा। यह आवाज उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। यह आवाज हल्की और भर्राई हुई थी। उसे लगा कि उसने कुछ समय पूर्व ही यह आवाज सुनी है, मगर कब और कहां? दिमाग पर काफी जोर डालने के बाद भी उसे याद नहीं आया। वह कह रहा था, एक रोज की बात है। उस प्रांत के अधिकारी ने उस गांव में अपना एक हाथी भिजवा दिया जहां की मुल्ला नसरुद्दीन रहता था। अधिकारी ने आदेश दिया कि हाथी के खाने पीने का कुल इंतजाम गांव वालों को ही करना होगा। यह हाथी अपनी भारी खुराक के लिए काफी विख्यात था। वह एक समय में 50 गट्ठर चरी, 50 गट्ठर जौ, 50 गट्ठर मक्का और 100 बोझ चारा खा जाता था। इसका नतीजा यह हुआ कि 15 दिन में ही गांव वालों के खेत खलिहान खाली हो गए। जब वे बेचारे बिल्कुल निराश हो गए और दूसरा कोई चारा न रहा तो गांव वालों ने फैसला किया कि मुल्ला नसरुद्दीन को कस्बा अधिकारी के पास भेजा जाए ताकि वह अधिकारी से निवेदन करे कि वे अपना हाथी उस गांव से वापस मंगवा लें। यह निर्णय हो जाने के बाद सब मुल्ला नसरुद्दीन के पास गए और उसे अपनी परेशानी बताई। नसरुद्दीन ने सबकी परेशानी को सुना, फिर उनका कष्ट दूर करने के लिए सहमत हो गया। फिर क्या हुआ? फिर
फिर उसने अपने गधे पर जीन कसी और निकल पड़ा प्रांत अधिकारी से मिलने। नेकी के काम में तो वह कभी पीछे रहता ही नहीं। एक व्यक्ति बोला, अरे काहे की नेकी? जाने से पहले गांव वालों से वो अपना मेहनताना तय करना नहीं भूला था। दरअसल इस काम के लिए उसने गांव वालों से इतनी मोटी रकम वसूली थी कि कितनों को तो अपने घर ही बेचने पड़ गए थे। वे फकीर हो गए। उनकी उस खराब हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नसरुद्दीन ही था। मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और उसने लेटे लेटे ही एक लंबी हुंकार भरी। हूं। किसी भी व्यक्ति ने इस हुंकार पर कोई ध्यान नहीं दिया। सभी ने सोचा कि सुनने वाला ही हुंकार भर रहा होगा, जबकि किस्सागो अपना किस्सा सुनाने में व्यस्त था। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन अपने सुस्त और बदमिजाज गधे पर सवार होकर प्रांतीय अधिकारी के महल पर जा पहुंचा। वह काफी देर तक अधिकारी के नौकरों की कृपा पर मोहताज लोगों की भीड़ में खड़ा रहा कि शायद भूल से उन लोगों की नजर उस पर भी पड़ जाए। वह उस नजरेक्रम के इंतजार में था जिसने कुछ लोगों को खुशियां बख्शी तो कुछ को बर्बाद भी किया। जैसे ही अचानक वहां आए अधिकारी की नजर मुल्ला नसरुद्दीन पर पड़ी तो उसकी शानदार सूरत देखकर नसरुद्दीन इतना भयभीत तथा आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी टांगे सियार की पूंछ की तरह कांपने लगीं और उसके जिस्म में खून का दौरा धीमा पड़ गया। वह पसीने से लथपथ हो गया और उसका चेहरा तो खड़िया से भी अधिक सफेद दिखाई देने लगा था। मुल्ला नसरुद्दीन के मुंह से फिर हूं की आवाज निकली। मगर कहानी सुनाने वाले ने आक्रोश में भरी इस हुंकार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी ही रीमें बोलता चला गया। डर के मारे मुल्ला नसरुद्दीन के मुंह से आवाज न निकली। फिर कुछ साहस बटोरकर बदबूदार लकड़बग्घों जैसी मिमियाती आवाज में वह बोला, ऐ मेरे शानदार आका, ऐ इस सूबे के शानदार उजाले, ऐ इस सूबे के चांद सूरज, इस सूबे के निवासियों को खुशियां और आनंद बख्शने वाले, अपने इस नाचीज गुलाम की भी फरियाद सुनने की मेहरबानी कबूल फरमाएं, जो कि आपकी इस शानदार चौखट को अपनी दाढ़ी से साफ करने के भी लायक नहीं है। प्रांतीय अधिकारी खुश हो गया और उसने मुल्ला नसरुद्दीन को अपनी बात कहने की इजाजत बख्श दी। ऐ दयालुओं के दयालु, आपने अपना एक हाथी हमारे गांव में भेजकर हम पर बड़ी मेहरबानी की है। यह हमारी खुशनसीबी है कि हमें उसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह उससे असली और मुद्दे की बात कह सके, इसलिए इधर उधर की हाँकते हुए वह बोला, हालांकि हाथी की सेवा में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं उठाई जा रही, मगर फिर भी हमें एक बात की चिंता खाई जा रही है। चिंता? प्रांतीय अधिकारी की भवें तन गईं। वह गुर्राया, कैसी चिंता? मुल्ला नसरुद्दीन उसके सामने ठीक वैसे नहीं झुका जैसे ईख के खेत में खड़ा इकलौता गन्ना आंधी में झुक जाता है। बोलता क्यों नहीं? किस बात की चिंता खाई जा रही है? मुल्ला नसरुद्दीन ने भयभीत होकर कांपते हुए कहा, हुजूर, हालांकि हाथी की सेवा में हम जी जान से जुटे रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वह हमारे साथ रहकर खुश नहीं है। उसे खाया पिया नहीं लगता, वह बड़ा उदास सा रहता है। लगता है या तो उसे आपकी याद सताती है या एकांत में रहना ही उसे पसंद नहीं। सरकारे आली, पूरा गांव उसकी उदासी को लेकर परेशान है। गांव वालों ने मुझे आपके पास इस निवेदन के लिए भेजा है कि या तो उसकी उदासी दूर करने के लिए आप किसी हथिनी की व्यवस्था करें या उसे वापस उसके परिवार या झुंड में पहुंचा दें, क्योंकि हम सब यूं खामोश रहकर उसकी उदासी नहीं देख सकते। इस निवेदन को सुनकर प्रांत का अधिकारी बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत गांव में एक हथिनी भिजवाने का आदेश जारी कर दिया और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को अपना जूता चूमने की इजाजत दे दी।
मुल्ला नसरुद्दीन ने इस काम को इतनी लगन से अंजाम दिया कि अधिकारी के जूते की रंगत ही उड़ गई है। मुल्ला नसरुद्दीन के होंठ काले ने पड़ गए और इससे पहले कि किस्सा सुनाने वाला आगे कुछ और कह पाता कि मुल्ला नसरुद्दीन जोर जोर से चीखा, तू झूठ बोल रहा है, अबे गंदे और मरियल कुत्ते। यह तेरी जुबान, तेरे होंठ और तेरा पेट है जो बड़े लोगों के जूते चाट चाट कर काले पड़ चुके हैं। मुल्ला नसरुद्दीन आज तक कभी किसी बड़े आदमी के आगे नहीं झुका। तू एक नेक दिल इंसान को क्यों मुफ्त में बदनाम कर रहा है? ऐ नेक व्यापारियों, तुम इस पाजी की बात न सुनकर इसे मारपीट कर यहाँ से भगा दो। वह बदनाम करने वाले उस व्यक्ति से निपटने के लिए उठकर उसकी ओर झपटा ही था कि ठिठक कर रुक गया। उसके सामने चेचक के दागों वाला वही व्यक्ति था जिसकी काइयां आंखें काफी पीली थीं। यह वही नौकर था जन्नत पर पुल की बाड़ बनाने को लेकर मुल्ला नसरुद्दीन की जिससे पहले ही झड़प हो चुकी थी और जो उसकी थैली से 150 तंके तक अपने मालिक की सलामती की नमाज अदा करने के लिए ले गया था। उसे देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन चिल्लाया, अबे अमीर के खुफिया जासूस, मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूँ, मेरी नजरें तुझे पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। बता, लोगों की जासूसी करने नकाने का तुझे क्या मिलता है? जिन निर्दोष और मासूमों को तू फांसी दिलवाता है उसके एवज में कितनी रकम हासिल होती है तुझे? चेचक के चेहरे वाला भी उसे देखकर चौंका। अभी तक वह खामोश बैठा मुल्ला नसरुद्दीन को घूर रहा था। फिर अचानक उसने ताली बजाई और जोर से चीखा, सिपाहियों, सिपाहियों। जैसे ही मुल्ला नसरुद्दीन ने सिपाहियों के भागते कदमों की आवाज सुनी, वैसे ही एक भी पल गवाए बिना वह उछला और चेचकरू नौकर को एक ओर धकेलता हुआ बाहर निकल गया। दरअसल चेचकरू जासूस की यह एक चाल थी। वह इसी प्रकार मौका पाकर व्यापारियों के झुंड में शामिल हो जाता था और मुल्ला नसरुद्दीन की टोह लेने के लिए इस प्रकार के मनगढ़ंत किस्से सुनाया करता था ताकि मुल्ला नसरुद्दीन स्वयं या उसका कोई रिश्तेदार जब उसका विरोध करे तो वह उन्हें सिपाहियों से पकड़वा दे और उसके बदले में अमीर से इनामो इकराम हासिल करे। आज काफी दिनों के बाद उसकी मेहनत रंग लाई थी, मगर मुल्ला नसरुद्दीन उसकी पकड़ से बाहर निकल चुका था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे चौराहे के दूसरी ओर पहरेदारों के कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। उसने जिस तरफ से भी निकलना चाहा, सामने सिपाही ही दिखाई दिए। एक पल के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को लगा कि आज उसका बच निकलना मुश्किल है। लानत है मुझ पर, आज बुरा फंसा। ऐ मेरे वफादार गधे, तू कहाँ है? लगता है आज तेरे मेरे बिछुड़ने का समय आ गया है, मुल्ला नसरुद्दीन बड़बड़ाया। मगर तभी एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी जिसकी किसी को भी आशा नहीं थी। आज भी बुखारा वाले इस घटना को याद करते हैं। यह एक ऐसी घटना थी जिसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। इस घटना से बुखारा वासियों को काफी माली नुकसान उठाना पड़ा था। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। मुल्ला नसरुद्दीन का यह किस्सा काफी मशहूर है। दोस्तों, सराय के अंदर अजीब सा माहौल था। सुर्ख चेहरे वाला मोटा सा सराय का मालिक एक भिखारी नुमा व्यक्ति की गर्दन दबोचे उसे बुरी तरह झकझोर रहा था। भिखारी बेचारा डरासमा आंखों में खौफ लिए उससे अपनी गर्दन छुड़ाने का असफल प्रयास कर रहा था, लेकिन किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पा रहा था। कुछ लोग इर्दगिर्द खड़े तमाशा देख रहे थे। यह देखकर मुल्ला नसरुद्दीन भला कहाँ शांत रहने वाला था। वह आगे बढ़ा और सराय मालिक से मुखातिब होकर बोला, क्यों भाई, क्या माजरा है? क्यों इस गरीब की चटनी बनाने पर तुले हो? छोड़ो इसे और पहले बताओ कि क्या किस्सा है। सुरखरू चेहरे वाले ने उसे झटककर इस प्रकार छोड़ा कि वह गिरते गिरते बचा। फिर बोला, यह भिखमंगा आवारा इंसान, अल्लाह करे इसकी नाक सड़ जाए।
इसकी आंतों में कीड़े पड़ जाएं। यह तो सब खुदा की मर्जी पर है कि यह होगा या नहीं, मगर आगे का किस्सा तो बयान करो, डीन ने उसे डांटा। मुल्ला नसरुद्दीन ने, यह जलील उस वक्त मेरी दुकान में आया जब मैं सींग कबाब भून रहा था। इस उठाईगीर ने अपने कपड़ों में से एक रोटी निकाली और मेरी अंगीठी पर तब तक सेंकता रहा जब तक कि मेरे सींग कबाब की खुशबू इसकी रोटी में रचबस न गई। जब इसकी रोटी पूरी लज्जतदार हो गई तो इसने मजे से उसे खा लिया और जाने लगा। जब मैंने इससे रोटी सेकने की कीमत मांगी तो देखिए, पूछिए इन सब से, यह कीमत देने से साफ मुकर गया। अब आप बताइए, मेरे सींग कबाब की खुशबू क्या हराम की थी जो यह रोटी में लपेटकर निगल गया। मुल्ला नसरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। उसे समझते देर न लगी कि ये सुरखरू चेहरे वाला पक्का हरामी है। मन ही मन उसने सोच लिया कि इसे सबक सिखाना ही होगा। उसने उस गरीब से मुखातिब होकर पूछा, क्यों जी, क्या यह बात सच है? डर और परेशानी के मारे उसके मुंह से कोई बोल न फूटा। वह सहमा हुआ सा खड़ा एकटक उसका चेहरा देखने लगा। उसकी आंखों में ऐसे भाव थे जैसे जिबा होने से पहले बकरे की आंखों में दिखाई देते हैं। क्या तुम्हें इतना भी इल्म नहीं कि बिना कीमत चुकाए किसी की कोई भी चीज लेना गुनाह है? मुल्ला नसरुद्दीन की यह बात सुनकर सुरखरू सराय मालिक का चेहरा खिल उठा। भिखारी को संबोधित करके वह बोला, इस काबिल और इज्जतदार नेक बंदे की बात पर ध्यान दे शैतान। कुछ सुनाया नहीं तूने? मुल्ला नसरुद्दीन ने भिखारीनुमा व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? भिखारीनुमा व्यक्ति ने अपने लिबास में हाथ डालकर कुछ सिक्के निकालकर मुल्ला नसरुद्दीन के हाथ पर रख दिए। सराय मालिक ने अपना आधा फुट चौड़ा चर्बीदार पंजा नसरुद्दीन के आगे फैला दिया। ठहरो ठहरो, जरा तसल्ली रखो। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसका हाथ पीछे हटा दिया और कहा, पहले जरा अपना कान मेरे करीब लाओ। सुरखरू सराय मालिक ने अपना दायां कान मुल्ला नसरुद्दीन के आगे कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन उसके कान के पास मुट्ठी करके सिक्के खनखनाने लगा। कैसी है इनकी खनखनाहट? बहुत खूब, बढ़िया, मजा आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने सिक्के भिखारी को दे दिए और बोला, ऐ मेरे गरीब दोस्त, हिसाब बराबर हुआ, अब तुम जा सकते हो। क्या कहा? सराय मालिक के तेवर फौरन बदल गए। उसकी आंखें लाल होकर बाहर को उबल पड़ी। क्रोध से दहाड़ा, जा सकते हो, लेकिन मेरे पैसे तो मुझे मिले ही नहीं। ज्यादा न बनो। इस बार मुल्ला नसरुद्दीन के भी तेवर बदल गए। तुम्हें तुम्हारी खुशबू की पूरी कीमत मिल चुकी है। कैसे कैसे मिल चुकी? सुरखरू चेहरे वाला चिल्लाया, फिर लोगों को संबोधित करते हुए बोला, देख रहे हैं आप लोग कैसी गुंडागर्दी हो रही है यहाँ, और आप लोग चुप हैं। ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आप भी सुनिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने तमाशबीनों से कहा, तुम्हारा हिसाब बराबर इस प्रकार हो गया दोस्त कि इसने तुम्हारे सींग कबाब की खुशबू सूंघी न? हाँ, सींग कबाब खाए तो नहीं? नहीं। बदले में तुमने इसके सिक्कों की खनखनाहट सुन ली और यह भी कहा कि मजा आ गया। कहा था कि नहीं? कहा था। तो बस हिसाब बराबर। वाह वाह, मरहबा मरहबा। लोग मुल्ला नसरुद्दीन की तारीफ करने लगे। क्या इंसाफ किया है। सराय का मालिक अग्नेय नेत्रों से मुल्ला नसरुद्दीन को घूर रहा था। इस वाकिये को सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन भी हौले हौले मुस्करा रहा था, हालांकि उसकी पलकें मुंदी हुई थीं। शोर ज्यादा बढ़ जाता इससे पहले ही एक व्यक्ति बोला, इतने जोर से मत हंसो वरना लोग समझ जाएंगे कि हम मुल्ला नसरुद्दीन की बातें कर रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन सोच रहा था कि इन लोगों को इस घटना का कैसे पता चला।
यह घटना बगदाद में नहीं बल्कि इस्तांबुल में घटी थी। फिर इन बगदादियों को इसकी भनक कैसे पड़ी? तभी मवेशियों के व्यापारी ने कहा, अब एक किस्सा मैं भी सुनाता हूँ। हाँ हाँ सुनाओ। सुना जाता है कि फिर उसकी आंखों के सामने यह घटना फिल्म के दृश्यों की भांति सजीव हो उठी। यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।